माइक चल रहा है। पानी दे देना मेरे को, या छोड़ो इसी से पहले। चलो हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा मैं बताता हूँ, बाकी फिर चैप्टर ही स्टार्ट करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब वो ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? बोलो। ये तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बस फिर चैप्टर शुरू करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। फर्स्ट ग्रुप में हम कवर कर चुके हैं। इट इज़ अ ब्रांच। क्या है ये? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स, लिखना शुरू करो, विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बस इतनी सी बात है। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि फर्स्ट ग्रुप में भी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि फर्स्ट ग्रुप में भी है। यहाँ पे डिटेल में है, यहाँ पर काफ़ी डिटेल में है। इसके बाद ये भी फर्स्ट यूनिट में है, फर्स्ट ग्रुप में है। बजटरी कंट्रोल, लेकिन यहाँ डिटेल में है। तो पहले ये चैप्टर्स हम करेंगे। जैसे ये हो जाएंगे फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उन पे नहीं जाता, मैं काम की बात करता हूँ डायरेक्टली। चैप्टर शुरू करना है आज हमें मार्जिनल कॉस्टिंग। 100 मार्क्स का पेपर है ये। तो बस इतना समझना है कि ये एक ऐसी अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसकी हेल्प से हम एज ए मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमें सबसे पहले चैप्टर करना होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये फर्स्ट ग्रुप में भी है और सेकंड में भी है। सेकंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जितना फर्स्ट ग्रुप में है वो फर्स्ट ग्रुप में तो आ ही सकता है, सेकंड ग्रुप में भी आ सकता है, और उसके बाद एक्स्ट्रा भी है। चलो, और ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। और भी चैप्टर्स हैं, लर्निंग कर्व है, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें हैं जिनकी मैं आप अभी बात नहीं कर रहा, मैं काम की बात करता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सेकंड ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों को मिलाकर बात करूं तो ये भी लगभग 15 से 20 नंबर तक का है, फर्स्ट और सेकंड में, है ना। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों मिलाकर बात करें तो 15 से 20 नंबर इस चैप्टर से आएगा, जो कि है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक इन विच
total cost is classified into total cost is classified into वेरिएबल कॉस्ट और इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग है एक टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है जिस टेक्निक की हेल्प से आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे। टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। किस किस पार्ट में? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो क्या करेगी? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है विच हेल्प्स दी मैनेजमेंट in decision मेकिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में क्या करेगी? हेल्प करेगी, विच हेल्प्स दी मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के पर्पस से टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? 2 पार्ट्स में। तो एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक की हेल्प से मैनेजमेंट या डिसीजन मेकर क्या कर सकता है? डिसीजन ले सकता है। डिसीजन लेने के लिए क्या करना होगा मैनेजमेंट को? डिसीजन लेने के लिए क्या करना होगा? उसको पहले टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला पार्ट होगा वेरिएबल कॉस्ट का और दूसरा पार्ट होगा फिक्स कॉस्ट का। आगे वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली considered by the management for the purpose of analysis which helps in decision making। वेरिएबल कॉस्ट को मैनेजमेंट क्या करेगा? एनालिसिस पर्पस से यूज करेगा जो डिसीजन लेने में उसकी मदद करेगा। बस ये बात है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक हो गई जिस टेक्निक के अंडर हम टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को नॉर्मली डिसीजन मेकिंग पर्पस से क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। और जबकि जो फिक्स कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट यदि टोटलिटी में फिक्स रहती है, आपका डिसीजन यस हो, आपका डिसीजन नो हो, फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस फिक्स कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करेंगे? हम इग्नोर कर देंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो कुछ समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के अंडर टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक वेरिएबल कॉस्ट जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक फिक्स कॉस्ट जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया जब मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहता है तो टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और जो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होता है उसको वो एनालिसिस पर्पस से कंसीडर करता है, यूज करता है। और बाकी जो नॉर्मली फिक्स कॉस्ट होती है, यदि वो टोटलिटी में सेम रहे, उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। खैर, ये तो बात हो गई। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लिखना स्टार लगा के, पहले रेलेवेंट कॉस्ट का लिखिएगा।
फिर इसके बाद मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होगा? इट रेफर्स इट रेफर्स टू अ cost. It refers to a cost which varies under two different alternatives. So it refers to a cost which varies under two different alternatives. तो कीवर्ड है यहां पर क्या? जो कॉस्ट, इट रेफर्स टू अ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो सकती है। इट रेफर्स टू अ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट, इंपॉर्टेंट बात है यहां, कोई भी कॉस्ट हो सकती है। रेफर्स अ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट, इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोई भी कॉस्ट जो क्या करे? वेरी करे। कोई भी कॉस्ट जो वेरी करती है, तो इट रेफर्स टू अ कॉस्ट विच वेरीज, या चेंज, या चेंजेस, या फ्लक्चुएट्स कह सकते हैं, अंडर टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी हो जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट रेफर्स टू अ कॉस्ट विच वेरीज अंडर टू डिफरेंट alternatives. In other words, the cost which helps the decision maker, अभी बात करते हैं which helps the decision maker in decision making. In other words, the cost which helps the decision maker in decision making is called रेलेवेंट कॉस्ट। उसको क्या नाम दिया जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? रेलेवेंट कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेलेवेंट कॉस्ट बोलेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, द कॉस्ट विच हेल्प्स द डिसीजन मेकर इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्ट, इज कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को। मान लेते हैं शॉपकीपर वन है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। शॉपकीपर, ये फर्स्ट है और बराबर में ही शॉप दूसरी है, तो उस पर शॉपकीपर टू। ये दो शॉपकीपर के मालिक हैं, मतलब दो अलग अलग मालिक हैं। मान लेते हैं आपको एक पेन खरीदना है, पेन टॉनिक, आता है ना पेन टॉनिक का, एक पेन टॉनिक का पेन खरीदना है, 10 पैकेट्स। एक 10 का आता है, 5 होते हैं ना, शायद 10 होते हैं, 5 होते हैं, तो 10 पैकेट्स। एक आता है मान लेते हैं 100 रुपये का। कितने का आता है? एक पैकेट 100 रुपये का आता है। 10 पैकेट्स खरीदने हैं, तो शॉपकीपर वन कितना प्राइस बता रहा है कि आपको कितना देना होगा? 1000। आप कह रहे हैं भैया हम एक साथ 10 पैकेट खरीद रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट लगा लीजिए। फिर हम बेचेंगे कैसे अपनी शॉप पर? शॉपकीपर कह रहा है देखिए ये ना बड़ी, मतलब ब्रांडेड कंपनी है और ये डिस्काउंट हमें देती नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। ऐसा शॉपकीपर ने अपने कस्टमर को बता दिया, जो कस्टमर 10 पैकेट्स खरीदना चाहता है पेंटोनिक पेन के। ठीक है, अच्छा शॉप, आप कह रहे हैं नहीं है, चलो ठीक है मत दीजिए, कोई बात नहीं, हम दूसरी दुकान पे चले जाते हैं। तो शॉपकीपर वन कह रहा है देखिए आप कहीं भी चले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कंपनी डिस्काउंट नहीं दे रही है तो मैं कैसे दूंगा? लॉस पर तो मैं बेचने से रहा, मुझे इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना भी मजबूरी नहीं है कि मैं लॉस पर आपको बेचूंगा। तो हम ये बात कहकर दूसरे शॉपकीपर पर पहुंच गए। सेम ही कलर है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या, सब कुछ सेम है। हमने उससे कहा कि देखो हमें 10 पैकेट्स खरीदने हैं। हमें कितने पैकेट्स खरीदने हैं?
10 पैकेट्स खरीदने हैं। तो शॉपकीपर कह रहा है ठीक है 10 पैकेट्स खरीदने हैं तो ऐसा करो, एक पैकेट हम आपको 95 रुपीज़ में लगा लेते हैं, है ना, कितने, 95 रुपीज़, और 10 पैकेट्स के लिए आपको देने होंगे 950 रुपये। अब बताइए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कौन सी कॉस्ट हो गई, पहले तो ये लिख लीजिए कौन सी कॉस्ट है हमारे लिए। हम बायर है ना, तो कौन सी कॉस्ट होगी ये, भाई हम बायर बनकर ही तो खरीदना चाहते हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस शॉप से परचेज करें। और मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों शॉप्स बिल्कुल बराबर में हैं, दोनों शॉप्स क्या हैं, आसपास ही हैं, दोनों शॉप्स क्या हैं, बिल्कुल आसपास हैं। इसका मतलब दूसरी शॉप में यदि हम जाते हैं तो ना हमारा कोई अलग से किराया लगता है, ना भाड़ा लगता है, ना कोई एफर्ट्स लगती हैं, कुछ खास लगता नहीं है, बस 2 कदम पर दूसरी शॉप है, दूसरी शॉप में एंटर हो जाते हैं। यदि शॉप 1 से बात नहीं बनती है तो दूसरी शॉप में एंटर हो जाते हैं। और दूसरी शॉप में जो शॉपकीपर है वो कह रहा है ठीक है मैं पेंटोनिक के ही पेन आपको दे दूंगा, आप 10 पैकेट्स खरीदना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं 100 रुपीज़ चार्ज ना करके आपको 5 रुपये डिस्काउंट दूंगा, एक पैकेट पर 95 रुपीज़ चार्ज करूंगा, 10 पैकेट्स के आपको 950 रुपये देने पड़ेंगे। अब बताइए यहाँ पर ये जो परचेज कॉस्ट है, क्या डिसीजन मेकर को, हम कौन हैं, हम हैं बायर, हम कौन हैं, हम हैं बायर, हम हैं बायर, कौन है हम हैं बायर। तो बताइए क्या बायर डिसाइड करेगा, बायर को ये कॉस्ट डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है, बोलो, बायर डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, डिसाइड्स टू, बायर डिसाइड्स टू बाय, बहुत आराम से समझा कर बता रहा हूं, बायर डिसाइड्स टू बाय फ्रॉम शॉप कीपर टू, किससे परचेज करेगा, शॉपकीपर टू। क्यों, क्योंकि जो परचेज कॉस्ट है क्या है वो उसके लिए इररेलेवेंट या रेलेवेंट, रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि वो डिसीजन लेने में उसके लिए मदद कर रही है। तो परचेज कॉस्ट इज अ परचेज कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट which helps the buyer in, लिख लीजिए सब, in decision making, in decision making, that's why purchase cost is also known as, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, बोलो बेटे, रेलेवेंट कॉस्ट का नाम दिया जाएगा। तो समझ गए, रेलेवेंट कॉस्ट कोई भी कॉस्ट हो सकती है, रेलेवेंट कॉस्ट कोई भी कॉस्ट हो सकती है, बस वो डिसीजन लेने में क्या करे, हेल्प करे। और दो ऑल्टरनेटिव्स में क्या कर रही है कॉस्ट, एक जैसी है, डिफर कर रही है, ये डिफर कर रही है, डिफर्स या वेरीज, है या नहीं। तो इसका मतलब कोई भी कॉस्ट आपको नजर आती है, चाहे वो मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ओवरहेड है, यदि वो कॉस्ट दो ऑप्शन में, दो ऑल्टरनेटिव्स में अलग अलग होगी, चेंज करेगी, डिफर करेगी, वेरी करेगी, तो उसी कॉस्ट को हम रेलिवेंट कॉस्ट का नाम देंगे। तो दो कंडीशन हो गई इसकी, इसकी कितनी कंडीशंस हो गई, दो कंडीशन, जो डिफर करे और डिसीजन लेने में क्या करे, अब हेल्प हो रही है ना, कि हम इससे खरीद लेंगे, किससे खरीदेंगे, शॉपकीपर टू से, क्योंकि हमें 550 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। और सब लोग तो यही चाहते हैं भाई, सब लोगों को तो यही चाहिए। तो समझ गए। अब मैं जरा इस बात पर जरा आ जाता हूं। तो वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस विच हेल्प्स इन डिसीजन, डिसीजन मेकिंग लिख सकते हैं, विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। और मैंने तीसरी बार मैं रिपीट करता हूं कि मैनेजमेंट किस कॉस्ट को कंसिडर कर रहा है डिसीजन के लिए, इसको कंसिडर कर रहा है। सर इसको क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तीसरी बार रिपीट करूंगा अब,
यदि फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में क्या रहेगी, अंडर टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या रहेगी, सेम। मान लेते हैं ये वाला भी यहां सेम होती 1000, और ये शॉपकीपर टू भी जिद कर रहा है कि भैया डिस्काउंट नहीं मिलता कंपनी से तो हम भी 1000 रुपए के ही देंगे आप। फिर बताओ किससे खरीदेंगे आप? फिर तो किसी से भी खरीद लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं फिर तो, क्योंकि ना तो हम शॉपकीपर वन से कुछ फायदा हो रहा है, ना शॉपकीपर टू से हमें कोई नुकसान हो रहा है, तो हम किसी से भी खरीद लेंगे। तो इसका मतलब उस केस में परचेज कॉस्ट हमारे को डिसीजन लेने में कोई हेल्प नहीं कर रही। तभी तो कह रहे हैं किसी से भी खरीद लेंगे, तो फिर उस केस में किसी से भी खरीद लेंगे फिर उस केस में। तो मेरा कहने का मतलब यही था, मैं चौथी बार एक बार रिपीट कर देता हूं कि हम वेरिएबल कॉस्ट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि ये वो कॉस्ट होती है जो नॉर्मली क्या करती है, वेरी करती है, चेंज करती है, डिफर करती है अंडर टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो नॉर्मली क्या रहती है, टोटलिटी में सेम रहती है। ये बेसिक तो इतना मालूम ही है आपको, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं फर्स्ट ग्रुप में। तो फिक्स कॉस्ट नॉर्मली क्या रहती है, सेम रहती है। इसी पर्पस से डिसीजन लेने के लिए फिक्स कॉस्ट को डिसीजन मेकर कंसीडर करेगा या इग्नोर कर देगा, इग्नोर करेगा। वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर मतलब यूज करेगा और उसके बेस पे वो डिसीजन लेगा, दैट्स इट। ये बात है। तो समझ गए या नहीं? तो एक बार जरा 1 मिनट का टाइम लगाइए, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम आगे, ये सब लिख लिया आपने, ये सारा एग्जाम्पल नीचे सब कुछ सब लिखते रहना। तो देख लीजिए, कोई डाउट आता है तो बताइए। irrelevant cost, the cost which differs या changes या varies। एक सेकेंड, ओहो मैंने क्या लिख दिया, सॉरी। irrelevant है ना, relevant तो बता ही चुका। the cost which क्या रहेगी, remains, which remains constant या same, the cost which remains constant या same under two different the cost which remains constant या same under two different alternatives is known as irrelevant cost, is known as irrelevant cost. The cost which remains constant या same under two different alternatives is known as irrelevant cost. This type of cost is normally this type of cost is normally ignored by the management. This type of cost is normally ignored by the management for decision making because it remains constant, तो जो भी कॉस्ट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी अंडर टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, उसी को हम इररेलेवेंट कॉस्ट का नाम दे सकते हैं। उसी को ही हम किसका नाम दे सकते हैं, इररेलेवेंट कॉस्ट का। दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज नॉर्मली इग्नोर्ड। इसको क्या करेंगे हम, इग्नोर। क्यों करेंगे इग्नोर, क्योंकि क्या रहती है, ये सेम रहती है। तो यदि हम ऊपर वाली बात करें इस एग्जांपल की, यदि यहाँ 1000 है यहाँ 1000 है, तो फिर तो
हम डिसीजन ही ले नहीं पाएंगे किससे खरीदें किससे ना खरीदें। ठीक है या नहीं? तो इसी एग्जाम्पल को मैं एक बार और कंसिडर कर लेता हूं। जैसे मान लेते हैं शॉपकीपर, मान लेते हैं शॉप वन है, और मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद, मतलब एक शॉप टू मान लेते हैं। हमें डिसाइड करना है कि कौन सी शॉप रेंट पर ली जानी चाहिए, ऐसा डिसाइड करना है। तो रेंट इसका भी मान लेते हैं 10,000 पर मंथ है, इसका भी मान लेते हैं कितना है 10,000 पर मंथ है। तो मान लेते हैं दोनों शॉप का रेंट कितना है, दोनों शॉप्स का रेंट कितना है 10,000 10,000 10,000 10,000। तो दोनों शॉप्स का रेंट कितना है 10,000 है। तो आप अब बताइए किस शॉप्स को हम लें, किस शॉप को लें हम एज आ टेनेंट। टेनेंट समझते हैं किराएदार के रूप में, एज आ टेनेंट। तो बताइए टेनेंट का मतलब क्या होगा, किराएदार। तो एज ए टेनेंट ये कॉस्ट, रेंट हमारे लिए क्या है एज ए टेनेंट, रेंट क्या है जल्दी बोलो, रेलेवेंट कॉस्ट है या इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट कॉस्ट है। एक और बात, एरिया वगैरह सेम है, दोनों जगह एरिया क्या है, कभी आप सोचें कि एरिया कम या ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, एरिया बिल्कुल सेम है। लोकेशन भी क्या है, एरिया, लोकेशन, एरिया मतलब मेजरमेंट के टर्म्स में, एरिया इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में सेम है। और लोकेशन मान लेते हैं कोई शहर है तो वही उसी शहर में दो हैं, सेम रहेगी, लोकेशन भी सेम है। तो ये बात लिख लीजिएगा, लोकेशन भी सेम रहेगी। अच्छा, तो एज ए टेनेंट रेंट क्या होगा हमारे लिए, इररेलेवेंट कॉस्ट होगी। क्यों है, बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर टू डिफरेंट। तो बेटे ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉस्ट यदि दो अलग अलग ऑप्शंस में, कोई भी कॉस्ट यदि दो अलग अलग ऑप्शंस में सेम रहेगी, कोई भी कॉस्ट यदि दो अलग अलग ऑप्शंस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, दो उसको नाम दिया जाएगा इररेलेवेंट, और यदि वो डिफर करती है तो उसको रेलेवेंट कॉस्ट का नाम दिया जाएगा। ठीक है, यदि वो सेम रहती है तो इररेलेवेंट, और यदि वो डिफर करती है तो वो रेलेवेंट। कोई भी कॉस्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि वो रेंट हो, फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, बस वो क्या करे, अलग अलग रेलेवेंट, सेम, कोई भी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट। यहां पर ये बताइए कौन सी कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब नॉर्मली जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है नॉर्मली, क्योंकि वो दो जगह अलग अलग ऑप्शंस में नॉर्मली वो सेम होती है, इसीलिए वो कौन सी कॉस्ट होती है नॉर्मली, फिक्स कॉस्ट ही नॉर्मली इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। नॉर्मली ये कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं हमेशा होती है, मैंने हमेशा वर्ड यूज नहीं करा, नॉर्मली वर्ड यूज करा है। अब मान लेते हैं एरिया वगैरह भी सारी चीजें लगभग सेम है, फिर भी तो ये 10,000 होगा, और ये मान लेते हैं ये 9,525 रुपये, ये 9,900 होता, तो 100 रुपये का डिस्काउंट तो है फिर भी, तो फिर तब भी तो रेलेवेंट होती, फिर इररेलेवेंट होती। तो फिक्स कॉस्ट होने के बावजूद भी फिर वो रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती, क्योंकि वो डिसीजन लेने में हमारी मदद कर सकती है। फिर हम 9,900 रेंट देना चाहेंगे, ना कि 10,000। 100 रुपये भी तो डिस्काउंट ही होता है। कंपटीशन भाई, डिस्काउंट बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए दिया जाता है, तो उस पर्पज से डिस्काउंट मिल गया। तो उस केस में फिर ये रेलेवेंट कॉस्ट होती रादर देन इररेलेवेंट कॉस्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए ये सारी बातें। अब बढ़ते हैं आगे, चलो अब मैं बात करता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसके अंडर क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमें जानना होगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? बोलो, ये तो हम ओवरहेड चैप्टर में भी फर्स्ट ग्रुप में कर चुके हैं, फिर भी बता सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं. इट इज अ कॉस्ट विच 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 फ्लक्चुएट्स. समझते हैं, वेरी मतलब फ्लक्चुएट्स. इट इज अ कॉस्ट विच फ्लक्चुएट्स according to the output produced. तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? इट इज अ कॉस्ट विच फ्लक्चुएट्स. जो क्या कर रही है बेटे? बोलो बोलो, जो क्या कर रही है? फ्लक्चुएट्स कर रही है. तो इट इज अ कॉस्ट विच फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट प्रोड्यूस्ड. मतलब प्रोड्यूस करेंगे तो आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी. तो इट इज अ कॉस्ट विच फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट प्रोड्यूस्ड. अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट प्रोड्यूस्ड. दैट्स वाई it is also known as. किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है वेरिएबल कॉस्ट? बोलो, किसके अकॉर्डिंग? अबे क्या हो गया? किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है? अरे बता दो ना, सीधा लिखा तो है, एक ही तो सेंटेंस लिखा है भाई. किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड होगी? आउटपुट के हिसाब से ना. नहीं बना रहे हैं तो? ज्यादा बना रहे हैं तो? कम बना रहे हैं तो किसका, इसका मतलब किसकी वजह से इनकर्ड हो रही है ये? तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज. इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? आउटपुट मतलब प्रोडक्ट. आउटपुट मतलब क्या? आउटपुट मतलब प्रोडक्ट. अबे यार, क्या दिक्कत आ गई? आउटपुट मतलब प्रोडक्ट. तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज. क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट कॉस्ट का नाम देंगे. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज. जल्दी बोलो. इसी वजह से इसको प्रोडक्ट कॉस्ट का नाम दिया जाएगा. एक बात, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. फीचर्स, इसकी विशेषता क्या है? अभी मैं एग्जांपल देकर क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले लिखवा देता हूं. पर यूनिट normally remains. पर यूनिट नॉर्मली क्या रहेगी ये? जल्दी बोलो. इसके बाद प्लस लगा दीजिएगा और आगे लिखिएगा इन टोटलिटी. टोटलिटी में क्या रहेगी ये? बोलो. चेंजेस इन टोटलिटी अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड. ठीक है या नहीं? अकॉर्डिंग टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड. अकॉर्डिंग टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड. तो पर यूनिट क्या रहेगी ये? नॉर्मली रिमेन्स कांस्टेंट. टोटलिटी में क्या होगी? चेंजेस इन टोटलिटी अकॉर्डिंग टू आउटपुट. तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी. ये दो फीचर्स हो गए किसके? वेरिएबल कॉस्ट के. एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ये फीचर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल. कॉस्ट ऑफ मटेरियल नॉर्मली क्या होगी? वेरिएबल. कॉस्ट ऑफ लेबर, ये भी क्या रहेगी नॉर्मली? वेरिएबल. और ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल ओवरहेड्स तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है ओवरहेड्स. यहां तक लिखिए पहले. मटेरियल में तो आपको मालूम है, कपड़ा, धागा, बटन, ये सब मटेरियल है. वुड, पेपर, मिल्क, ये सब क्या है? मटेरियल ही तो है.
लेबर में आपको मालूम है कारपेंटर, टेलर, ये लेबर वो होगा जो परमानेंट नहीं होगा। ये लेबर कौन सा होगा? जो आवर्स के हिसाब से जिसको हम पे करेंगे। खैर यहां तक लिखा। एक और बात, यदि आप वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेनी होगी। लिखते रहना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके बाद और क्या आएगा? ये सब वेरिएबल है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब इन तीनों का सम करके क्या बोलेंगे उसको? बोलो, भूल जाते हो आप तो। प्राइम कॉस्ट। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। ये वेरिएबल ओवरहेड्स किसके होंगे? किसी के भी हो सकते हैं। ये वेरिएबल ओवरहेड्स किसी के भी हो सकते हैं। मतलब वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हो सकता है, ये ओवरहेड चैप्टर पढ़ चुके हम। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो सकता है। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो सकता है। कोई भी ओवरहेड्स हो सकता है, समझ गए? उन सब का सम करेंगे वो वेरिएबल ओवरहेड्स आएगा। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? डीएमसी जो कि वेरिएबल होती है, डीएलसी जो कि वेरिएबल होती है। डीएलसी को आप डायरेक्ट वेजेस भी कह सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों का सम करेंगे। प्राइम कॉस्ट नॉर्मली वेरिएबल होती है और वेरिएबल ओवरहेड्स तो वेरिएबल ही होंगे, तब जाकर हमारी कौन सी कॉस्ट निकलेगी। ठीक है या नहीं? और वेरिएबल कॉस्ट के दो फीचर हो जाएंगे। पहला, पर यूनिट वो सेम होती है नॉर्मली, और टोटलिटी में क्या करती है? वो चेंज करती है। एक बात मान लेते हैं, हम प्रोडक्ट कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं प्रोडक्ट, ये बताओ। क्योंकि कस्टमर डिमांड, मार्केट में कस्टमर की तरफ से डिमांड आ रही है तभी तो प्रोडक्ट बनाएंगे। बोलो, मैं कह रहा हूं मार्केट में कस्टमर से डिमांड आएगी तभी तो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम। और मान लेते हैं कस्टमर से डिमांड नहीं आई तो फिर तो प्रोडक्ट तो बनाएंगे नहीं। इसका मतलब कस्टमर डिमांड करेगा, जल्दी करो नोट डाउन, कस्टमर डिमांड करेगा तब जाकर प्रोडक्ट बनाएंगे। कस्टमर डिमांड कर रहा है इसीलिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। और प्रोडक्ट बनाएंगे तो कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होगी? फिक्स्ड या वेरिएबल? वेरिएबल होगी। नहीं डिमांड करेगा तो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी। इसका मतलब कस्टमर की वजह से कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होगी? फिक्स कॉस्ट तो हम बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए इनकर्ड करते हैं। फिक्स कॉस्ट नॉर्मली बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए इनकर्ड करते हैं। फिक्स कॉस्ट नॉर्मली बिजनेस को खड़ा करने के लिए इनकर्ड की जाती है नॉर्मली, साधारणतः। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तब हम इनकर्ड करेंगे तब यदि कस्टमर मार्केट में डिमांड कर रहा है कि प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा। यदि वो कह रहा है प्रोडक्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जैसे कोरोना के टाइम में डिमांड खत्म हो गई, ठीक है, तो क्या हमारा मटेरियल या वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड हुई होगी मैन्युफैक्चरर के रूप में? नहीं। लेकिन रेंट तो हुआ होगा किसी के कहने से, कि उन्होंने मोदी जी ने कह दिया कि लैंडलॉर्ड से कि भैया रेंट मत लेना, तो दो चार लोगों ने नहीं लिया, नहीं तो सबने थोड़ा घना तो रेंट चार्ज किया। ठीक है, उस टाइम मैंने भी रेंट पर लिया हुआ था, ठीक है, फ्लैट भी लिया हुआ था, तो मैंने रेंट दिया। हमारे लैंडलॉर्ड ने तो नहीं मना करा कि आप रेंट ना दो, मोदी जी ने मना कर दिया है। तो क्या ऐसा होता है? दो चार लोगों ने डेफिनेटली नहीं दिया होगा, कोरोना की बात है, शायद आपको याद नहीं होगा, याद है? नहीं है ना याद? तो उन्होंने बोला था कि भाई रेंट नहीं देना, लेकिन दो चार लोगों ने नहीं लिया होगा, लेकिन सब लोगों ने लिया होगा, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो कोई छोड़ना चाहता है पैसा? लैंडलॉर्ड वो भी स्पेशली नहीं छोड़ना चाहता है, या कोई टेनेंट हो वो भी नहीं छोड़ना चाहता, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। समझ गया नहीं? तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। शार्दुल जी, क्लास हमारी ये है, सुबह स्टार्ट हो गई थी, 40 मिनट हो चुके हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, और कल हमारी क्लास हुई थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, क्लास नंबर 2। शार्दुल क्लास नंबर 2 हुई थी 2 से 4 के बीच में, तो वो दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला लेक्चर है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
ये फर्स्ट ग्रुप में अपलोड हो जाएगी आज शाम तक, और वो कल वाली क्लास अपलोड हो चुकी होगी, हो गई ना, वो हो चुकी होगी। तो 2 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, फिर बचेगा एक चैप्टर, वो बाद में आपका इनके बाद वो करा देंगे। खैर, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्राइम कॉस्ट है, फिर इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स है, जिसको हम वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहेंगे। इनका सम करके क्या निकलेगा? इनका सम करके वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कस्टमर डिमांड करेगा तब जाकर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होगी। तो मैं ये एक तरीके से कह सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट किसकी वजह से इनकर्ड होती है? वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली, बोलो किसकी वजह से? वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली बिजनेस की वजह से या कस्टमर की वजह से? वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली इनकर्ड ड्यू टू दी रिक्वायरमेंट, या वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली इनकर्ड ड्यू टू द रिक्वायरमेंट या डिमांड फ्रॉम द कस्टमर। वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली इनकर्ड ड्यू टू द रिक्वायरमेंट या डिमांड फ्रॉम द कस्टमर। एक बात बताइए, आप स्टूडेंट हैं, आपकी वजह से जो मुझे कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ रही है, क्या मैं उसको पहले आपसे रिकवर करूंगा या दूसरी किसी कॉस्ट को? भाई एक तो मेरी फिक्स कॉस्ट आती है, रेंट वगैरह, जो सैलरी है परमानेंट एम्प्लॉय की, वो सब मिलाकर, और मैं एक कॉस्ट, आप आए कॉस्ट लाए, आप आए या ना आए रेंट तो मुझे देना पड़ेगा, आप आए या ना आए। जो रिसेप्शन पे स्टाफ बैठे हुए हैं उनको रेंट तो उनको तो पेमेंट वेजेस के रूप में देनी होगी। आप आए कॉस्ट लाए, कौन सी? अब आपकी बुक की कॉस्ट है, ठीक है। आप आए तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है। इसका मतलब आप आए कॉस्ट लाए, उस कॉस्ट को मैं आपसे ही सबसे पहले रिकवर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? क्या सारे बिजनेसमैन तो ऐसा ही करेंगे या नहीं करेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली इनकर्ड ड्यू टू द रिक्वायरमेंट या डिमांड फ्रॉम द कस्टमर, कॉमा, दैट्स वाई it is variable cost is normally incurred due to the requirement या demand from the customer, that's why it is recovered, या हम कह सकते हैं charged from the customer, it is recovered या charged from the customers, that's why it is recovered या charged from the customer first, then the other costs. Okay, so variable cost is normally incurred due to the requirement या demand from the customer, that's why it is recovered या charged from the customers first, then the other cost. अच्छा, कस्टमर से कैसे चार्ज करेंगे ये बताइए? सर्विस देकर, और फिर कस्टमर सर्विस के पैसे देगा तो मैं सबसे पहले कौन सी कॉस्ट उससे चार्ज कर लूंगा? ये तो सर्विस की बात हो गई। यदि मान लेते हैं हम प्रोडक्ट बनाकर सेल करते हैं, तो कस्टमर डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की, उसकी वजह से मुझे वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होगी, तो मैं कस्टमर से वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करूंगा। अब कैसे चार्ज करूंगा, कैसे कस्टमर से चार्ज करूंगा? उसको अपना प्रोडक्ट बेचकर, जैसे ही मैं उसको अपना प्रोडक्ट बेचूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? सेल वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो सेल वैल्यू में से सबसे पहले मैं कौन सी कॉस्ट चार्ज करूंगा, है ना? अब वेरिएबल कॉस्ट चार्ज हो जाएगी, उसके बाद कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? कुछ बचेगा ना। मैं कह रहा हूं, मैं कस्टमर डिमांड कर रहा है, प्रोडक्ट कह रहा है कि भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने बना दिया, बनाकर मैं सेल करूंगा,
तो कस्टमर की वजह से सेल कर रहा हूं, तो कस्टमर से कौन सी कॉस्ट मैं सबसे पहले चार्ज करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करूंगा मैं? सबसे पहले डिडक्ट कर दूंगा। क्यों? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं कर रहा डिडक्ट? अरे कस्टमर की वजह से इनकर्ड होने वाली कॉस्ट को ही तो वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। फिक्स कॉस्ट थोड़ी रिकवर्ड होती है कस्टमर से पहले। कस्टमर की वजह से फिक्स कॉस्ट थोड़ी होती है, वो तो बिजनेस की वजह से होती है। अब ये हमने हॉल रेंट पर लिया हुआ है, क्या आपकी वजह से लिया हुआ है? खाली आपकी वजह से लिया हुआ है? किसकी वजह से लिया है? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो साधारणतः बिजनेस की वजह से इनकर्ड होती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो साधारणतः नॉर्मली किसकी वजह से इनकर्ड होती है? कस्टमर्स की वजह से। तो कस्टमर से सबसे पहले कौन सी कॉस्ट रिकवर्ड की जानी चाहिए? कैसे चार्ज करेंगे? रिकवर्ड करने का मतलब कैसे? सेल जो मिलेगी वैल्यू, उसमें से सबसे पहले हम डिडक्ट कर देंगे। क्या समझ गए? वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद सोचो क्या कुछ बचेगा पॉजिटिव अमाउंट, या सब खत्म हो जाएगा? कुछ बचेगा। जो बचेगा उसमें से कौन सी कॉस्ट को चार्ज करेंगे? इसका मतलब जो बचेगा ना सेल में से, वेरिएबल कॉस्ट जो बच जाएगी, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी कुछ कॉस्ट कंट्रीब्यूट करनी बाकी है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। समझ गया नहीं? तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? अरे नहीं, सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू। हाँ भाई, कस्टमर से पैसा चार्ज करेंगे तो सेल वैल्यू कस्टमर से मिलेगी हमें, उसमें से हम अपनी कस्टमर की वजह से कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है वो पहले डिडक्ट कर देंगे, चार्ज कर लेंगे, रिकवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो जो बचेगा, कुछ बचेगा अमाउंट लग रहा है, इमेजिन करो कुछ बचेगा, जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन। जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे कंट्रीब्यूशन? क्योंकि अभी हमें फिक्स कॉस्ट रिकवर्ड करनी बाकी है, कंट्रीब्यूट करनी बाकी है, इसीलिए। और फिर उसके बाद हम क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। तो सेल वैल्यू में से क्या डिडक्ट किया जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमें कौन सी कॉस्ट कंट्रीब्यूट करनी बाकी है, उसके बाद और क्या कंट्रीब्यूट करना है? प्रॉफिट। तो सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझ गया नहीं? सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझ गए? यही काम है इसमें, बस इतनी सी बात है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट क्यों डिडक्ट कर रहे हैं, पहले फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं डिडक्ट कर रहे? ये बताते नहीं है टीचर, फाइनल तक नहीं बताते हैं। तो क्यों कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पहले फिक्स कॉस्ट के कंपैरिजन में माइनस? क्योंकि कस्टमर की वजह से इनकर्ड होने वाली जो कॉस्ट है वो नॉर्मली वेरिएबल होती है। कस्टमर आएगा, खर्चा करना पड़ेगा, नहीं आएगा, नहीं करना पड़ेगा। तो कस्टमर की वजह से इनकर्ड होने वाली कॉस्ट को ही तो वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। तो उसी को सबसे पहले कस्टमर से रिकवर करेंगे। हाउ? फ्रॉम सेल वैल्यू। दैट्स इट मींस सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं इसको भी नहीं बताते हैं। कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं, इसको बताते नहीं है बट टीचर्स। टीचर पता है क्या करते हैं? देखो बेटे, इनकम स्टेटमेंट है एक, उसमें सेल वैल्यू आएगी माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, बात खत्म। वो बता रही नहीं है ये फिक्स कॉस्ट बाद में माइनस क्यों कर रहे हैं और वेरिएबल को पहले माइनस क्यों कर रहे हैं। आपको तो ये कंफ्यूजन होगा नहीं, आपको ये बताना जताना जरूरी है बीच बीच में कि जो आपको बताया जा रहा है वो ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जा रहा है, इसीलिए। नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ये जरूर पता पड़ेगा जब आप कहां जाएंगे, फाइनल में, ठीक है। इतनी गहरी बात फाइनल में भी नहीं बताएंगे, जो कि गलत बात है। एक पेपर भी है कॉस्टिंग का, इसको उसको मिलाकर, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कैसा पेपर है वो? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। समझ गए? तो अबे क्या दिक्कत है भैया तेरे माइक में, मतलब हमारे माइक में। तो यहां तक क्लियर हो गया? तो वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली इनकर्ड ड्यू टू द रिक्वायरमेंट या डिमांड फ्रॉम द कस्टमर, दैट्स व्हाई इट इज रिकवर्ड या चार्ज फ्रॉम द कस्टमर फर्स्ट देन अदर कॉस्ट। ओके, देयरफॉर हमें क्या करना होगा?
बताइए जरा, सेल वैल्यू लेनी होगी? हाँ जी हाँ, लेनी होगी। अरे सेल वैल्यू कैसे निकलती है? अरे सर बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या सोल्ड इनटू में। भाई यदि हमने 100 यूनिट सेल करी है और एक यूनिट 15 रुपए में, तो 100 इंटू में 15, 1500 आएगा या नहीं आएगा? तो सेल वैल्यू तो ये हो गई। क्या माइनस करेंगे इसमें से? भूलेंगे ही नहीं आप कभी, रटा भी नहीं है, लॉजिक समझ में आ गया। वेरिएबल कॉस्ट कैसे, वेरिएबल कॉस्ट भी किसके हिसाब से इनकट होती है? आउटपुट, कस्टमर भी और आउटपुट दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों बोलना पड़ेगा, कस्टमर और आउटपुट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, क्लोजिंग का चक्कर नहीं रख रहा मैं अभी, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू में क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, पीयू। पीयू मतलब पर यूनिट। अब बताइए क्या आएगा डिडक्ट करने के बाद? निकल कर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू में, इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पर यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? सीपीयू। अब बताइए कौन सी कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे? इसके बारे में मैं अभी समझाना है, लेकिन फिर भी कौन सी कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे? फिक्स कॉस्ट। ब्रैकेट में लिख देंगे ऑपरेटिंग वर्ड, बताऊंगा मैं क्यों। मतलब हमें फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली डिडक्ट करनी है? ऑपरेटिंग वाली। ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस को चलाने में खर्च होती है। अब बताइए कौन सा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया ना, ये कौन सा प्रॉफिट है? यहां भी लिख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जब कल सुबह आएंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, एफएम में भी। 9 बजे ही होगी एफएम की क्लास। जैसे मैंने कहा था, एक भी स्टूडेंट होगा मैं क्लास लूंगा। तो सेल वैल्यू, इसको नाम दिया जाएगा किसका? इसको किसका नाम दिया जाएगा? इनकम। इसी पर ये चैप्टर है पूरा बेस्ड, इन्हीं बातों पर ये चैप्टर है बेस्ड। तो जितना मैं स्पेस छोड़ता हूँ उसके लिए आप भी छोड़ लिया करो, क्योंकि मैं बाद में स्टेटमेंट बनवा देता हूँ। तो समझ गए या नहीं समझे? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। आगे बढ़ते हैं, समझ गए? अच्छे से समझ में आ रहा है, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली। इसके बाद ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट की बात। 1 मिनट का टाइम लगाइए, 2 मिनट लगाइए, शुरू से एंड तक 2 मिनट का टाइम लगाइए। सब बच्चे रिकॉर्डिंग वाले भी 2 मिनट का टाइम लगाइए।
ठीक है, अरे बोलो, तुम तो बात करने लग गए एक दूसरे से, क्या मतलब। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नंबर 2। पहले बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन की, फिर फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे। बताइए कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। देखो जरा इसी इनकम स्टेटमेंट में देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। इसी इनकम स्टेटमेंट में देख लो कंट्रीब्यूशन निकलेगा कैसे। एक तरीके से निकलेगा, दो तरीके से निकलेगा। हम्म, बताओ कौन कौन से हैं दो। ठीक है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड, हाँ ऐसे ही कह सकते हैं। अरे किस चीज पे ध्यान दे रहे हो तुम, यहां ध्यान क्यों नहीं दे रहे। शूज सही हैं, धूल लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जरा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं। बेटे फॉर्मूले आप ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी फिर इसमें। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस, contribution is the difference between, contribution is the difference between sales value and, बोलो, variable cost. Contribution is the difference between sales value and variable cost. Contribution is the difference between sales value and variable cost. ठीक है, एक बात बताइए, कंट्रीब्यूशन यदि ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस हैं कम। कंट्रीब्यूशन यदि ज्यादा होगा तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं हायर द कंट्रीब्यूशन, हायर दी बेटे, हायर दी कंट्रीब्यूशन कॉमा हायर दी, हायर दी प्रॉफिट, हायर दी कंट्रीब्यूशन कॉमा हायर दी प्रॉफिट, हायर दी कंट्रीब्यूशन कॉमा हायर दी प्रॉफिट। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि बेटे सेल्स वैल्यू में से क्या डिडक्ट कर दें, वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा, तो लिख दिया मैंने कंट्रीब्यूशन। क्या ये ही तरीका होगा या कोई और भी तरीका हो सकता है। हाँ जी सर, और भी हो सकता है। यदि आप फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड कर दो, किसके साथ, छोड़ो ये लिखा तो नहीं आपने पूरा, ये तो नहीं लिखा, नहीं लिखा था तो इसमें भी झंझट नहीं कराना चाहता, होगा तो यही, लेकिन मैं अब सिंपल रखना चाहता हूं। फिक्स कॉस्ट में क्या ऐड कर दें आप, है हालांकि ये ऑपरेटिंग ही है, गलत नहीं लिखा था, लेकिन अभी मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहता आपके लिए मुश्किल। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तब भी क्या आ जाएगा, रिवर्स कैलकुलेशन करके ना। और कोई तरीका बताओ जरा। इनकम स्टेटमेंट में ही छुपा हुआ है राज इस चैप्टर का। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू में, बोलो, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, अरे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कैसे निकलेगा, SPPU माइनस VCPU। SPPU का मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, VCPU का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे तो निकलेगा। क्या इसमें कोई मुश्किल आ रही है क्या तीनों में। इनकम स्टेटमेंट में ही राज छुपा हुआ है। ये तो फॉर्मूले मैंने उसी से डेराइव कर दी है जो इनकम स्टेटमेंट में मैंने अभी आपको बातें बताई।
एक और बात, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? इतने सालों के कोई नहीं बताता, मैं तारीफ नहीं कर रहा, बस बता देता हूं ऐसे ही। कंट्रीब्यूशन इज सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, नहीं तो किसी से भी पूछना आप, कोई भी मिलेगा किसी से भी पूछना कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो यही बताएगा, सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला बताएगा, एक वो क्रक्स नहीं बताएगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा। मैंने आपको 2 बार बताया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तीसरी बार मैं बता के ध्यान दिलवाता हूं। कंट्रीब्यूशन इज दी, कंट्रीब्यूशन इज सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हमें फिक्स कॉस्ट को रिकवर्ड करना है और उसके बाद प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन इज सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन एज इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट इनिशियली एंड देन, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो आप लिख सकते हैं contribution is so called contribution as it contributes towards the recovery of fixed cost initially and then प्रॉफिट। बेटे ध्यान रखना, ये सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या हो गया, इसका कॉन्सेप्ट जो नहीं मिलेगा बुक्स में ढूंढने से भी। तो कंट्रीब्यूशन इज सो कॉल्ड, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या करता है ये, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट इनिशियली, शुरुआत में, एंड देन प्रॉफिट। ठीक है, देन प्रॉफिट। बात समझ रहे हैं या नहीं? चलिए, ये वाला देन तब लगाते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है। हाँ, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं पड़ता THAN लगाना या THEN, पता है ना, ये ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं इसलिए बताया मैंने। तो कंट्रीब्यूशन इज सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन एज इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट इनिशियली एंड देन प्रॉफिट। एक बात ये समझ में आ गई यहां तक? अब बढ़ते हैं आगे, अब कौन सी बात करेंगे? फिक्स कॉस्ट। चलो, फिक्स कॉस्ट किसके हिसाब से इनकर्ड होगी, कस्टमर की वजह से या पीरियड की वजह से? थोड़ा बता भी चुके हम पहले, किसकी वजह से इनकर्ड होगी फिक्स कॉस्ट, कस्टमर या पीरियड की वजह से? फिक्स कॉस्ट इज नॉर्मली, fixed cost is normally incurred according to period, according to period, instead of output produced. तो फिक्स कॉस्ट इज नॉर्मली इनकर्ड अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू, बोलो, अकॉर्डिंग टू पीरियड इंस्टेड ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दैट्स वाई, तो इसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलेंगे या पीरियड कॉस्ट बोलेंगे? दैट्स वाई फिक्स कॉस्ट is referred as period cost. That's why fixed cost is referred as, बोलो, जैसे उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, ऐसे ही इसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। Fixed cost is normally incurred according to period instead of output produced. That's why fixed cost is referred as period cost, because fixed cost
बिकॉज, एक सेकेंड, बिकॉज मत लिखो, यहां तक समझ में आ गया? फीचर्स लिखिए डायरेक्ट अब आप। फीचर्स, पहला फीचर पर यूनिट क्या रहेगी ये? पर यूनिट, भाई नहीं, पर यूनिट वेरीज या चेंजेस। पर यूनिट क्या होगी? वेरीज या चेंजेस। मतलब आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, आउटपुट, समझ रहे हैं एरो का मतलब क्या है ये? आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी? कम होती रहेगी। तो इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप दोनों में हो गया, आउटपुट और हम्म? अब जैसे मान लेते हैं, रुक जाओ, समझते हैं इस बात को यदि समझ नहीं आया। अभी मान लेते हैं 20 स्टूडेंट है और इसका रेंट है 20,000, रेंट फिक्स्ड होता है। तो 20,000 को डिवाइड करो 20 स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट पर कितना आ गया? 1,000। अब मान लेते हैं स्टूडेंट हो गए हमारे 100, तो हो सकते हैं ना? तो रेंट तो 20,000 अपॉन में 100 कितना हो गया फिर? तो जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे, आउटपुट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है? कम, क्योंकि दो दो 20,000 अपॉन में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपये, है ना? और यदि 10 स्टूडेंट थे तो, समझ गए? तो समझ पा रहे हैं या नहीं? तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। मूवमेंट देख लो, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो ये बात है, इसलिए कैसा रिलेशनशिप हो गया इनके बीच में? इनवर्स। किस किस के बीच में? आउटपुट और, हाँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये एक बात है, इसका पहला फीचर ये है। दूसरा देखें, प्लस लगाना, दोनों फीचर एक साथ अप्लाई होने चाहिए। इन टोटलिटी क्या रहेगी ये? सेम या, सेम या कांस्टेंट, सेम या कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन, सेम या कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सेम या कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक लेवल तक क्या रहेगी ये? एक लेवल तक। अब जैसे जितने बच्चे इसमें आ सकते हैं उतने बच्चे आ गए, तो इतना ही रेंट देना पड़ेगा। यदि उससे ज़्यादा हो गए तो इस रूम से काम चल जाएगा, इस हॉल से काम चल जाएगा, फिर हॉल बड़ा लेना पड़ेगा। तो रेंट क्या होगा उस केस में? फिर फिक्स कॉस्ट भी लेवल के हिसाब से। तो मैंने इसीलिए लिखा सेम या कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या सर्टेन लिख सकते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट, सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। नहीं तो वो जैसी सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट क्रॉस करेगा तो आपको रेंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा ये बताओ जरा? होगा पक्का? चलो बस इतनी सी बात है। एक और बात, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। रेंट, बोलो, इसका मतलब रेंट फिक्स्ड है या वेरिएबल है? ओवरहेड है या नहीं? तो कैसा हो गया? फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। इंश्योरेंस बता दीजिए, फिक्स्ड है या वेरिएबल है? तो ये फिक्स्ड क्या हो जाएगा? ऐसे लिखते रहना, फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक बात बता दीजिए, डेप्रीशिएशन बता दीजिए, क्या है ये? फिक्स्ड ओवरहेड है या नहीं? कौन से वाला? नॉन कैश फिक्स्ड ओवरहेड्स। इसका मतलब बेटे ये फिक्स्ड ओवरहेड को ही क्या नाम दे दिया जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
इसका मतलब ज्यादातर जो ओवरहेड्स होते हैं फिक्स्ड, जो फिक्स कॉस्ट होती है वही बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड है, ठीक है या नहीं? वही क्या है हमारी, इसको नाम दिया जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट का। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं बेटे, एमसीक्यू वगैरह कहीं से भी कुछ आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बताता जा रहा हूं। और ये कौन सी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, जल्दी बोलो भाई। डेप्रीशिएशन पॉकेट से खर्च करना पड़ता है क्या? डेप्रीशिएशन पॉकेट से खर्च करना पड़ता है क्या? तो ये कैसा है, नॉन कैश। कैश होता जब आप पॉकेट से खर्च करते, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको बोलेंगे नॉन, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड। नॉन कैश फिक्स्ड, बोलो ओवरहेड की जगह कॉस्ट लिख देना ऐसी। समझ गए या नहीं? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स ही क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। ये सारी बेसिक बातें हैं, इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। इसके बिना बात नहीं बनेगी। चलो, समझ में आ गया? अब इसके बाद एक और बात करते हैं। देखो, फिक्स कॉस्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट में बी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में बी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इसके बाद ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, ये जरा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस को, अरे बोलो, चलाना। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रही हैं, उनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाएगा, दी फिक्स कॉस्ट। दी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड, दी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड टू ऑपरेट या रन दी बिजनेस। The fixed cost incurred to operate or run the business is known as operating fixed cost। क्या बोलेंगे उसको, एग्जाम्पल ले लेते हैं। बताइए जरा, बिजनेस को चलाने में जो भी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती है उसके कुछ एग्जाम्पल बताइए। बिना रेंट के बात बन जाएगी, रेंट ऑफ फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। इसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ मशीन, है ना बेटे, डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, एक्सेट्रा। तो फिक्स कॉस्ट भी कितने टाइप की होती है, ये कल भी काम आएगी जब एफएम में आएंगे आप। कल आओगे या नहीं आओगे? 9 बजे आना, जल्दी आया करो थोड़ा सा ना यार, जल्दी आया करो थोड़ा सा ना, बहुत सिलेबस है यार इसका, और दिसंबर में तुम्हारा अटेम्प्ट है तो बहुत सिलेबस है।
इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, फाइनेंशियल फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कह लो या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कह लो, एक ही बात है। ये बताइए, फाइनेंशियल वर्ड का मतलब अरेंजमेंट ऑफ पैसा। आज मैं एक लेक्चर शेयर कर दूंगा एफएम का, वो देख के आना। कल तो देखा नहीं ना, कल वाला तो मिला नहीं होगा, तो कल वाला जो लेक्चर है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो कल वाली क्लास से पहले वो देख लेना, आज टाइम भी है आपके पास। और अकाउंट्स ठीक लगा? तुमने अकाउंट्स की क्लास देखी? देख लेना, बहुत बेसिक से है पहले, ठीक है, शुरू से करा रहे हैं, बहुत बेसिक से कराए, और उसके बाद कल हम थोड़ा और बातें करेंगे। पहले बेसिक कवर कराऊंगा, 15 नंबर का एक, उसमें एग्जाम में आएगा भी। खाली पास होने के लिए नहीं कराएंगे, थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए भी कराएंगे। यदि आपसे कोई पूछे अकाउंट्स के बारे में तो आप पूरी क्लैरिटी के साथ बता पाएं। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, देखिए फाइनेंशियल वर्ड का मतलब है अरेंजमेंट, तो पैसे को अरेंज करते हैं ना। दी फिक्स कॉस्ट, द फिक्स कॉस्ट विच इज incurred in arranging the funds या finance, the fixed cost which is incurred in arranging the funds या finance through debentures, पैसा किसके थ्रू रेज करते हैं? debentures, taking loans, issue इक्विटी शेयर्स के थ्रू कोई फिक्स कॉस्ट नहीं आती बेटे, ठीक है। थ्रू डिबेंचर्स, टेकिंग लोन्स, इशूइंग बॉन्ड्स एक्सेट्रा, द फिक्स कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन अरेंजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो फिक्स कॉस्ट किस लिए इनकर्ड कर रहे हैं आप? अरेंजिंग दी फंड्स या फाइनेंस, किसके थ्रू? डिबेंचर्स के थ्रू। किसके थ्रू? लोन्स के थ्रू। किसके थ्रू? बॉन्ड्स के थ्रू। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो, तो फिक्स कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन अरेंजिंग दी फंड्स या फाइनेंस थ्रू डिबेंचर्स, टेकिंग लोन्स, इशूइंग बॉन्ड्स एक्सेट्रा, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, उसको बोला जाता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। एग्जांपल बताइए जरा बेटे, इंटरेस्ट हम फिक्स देते हैं या वेरिएबल होता है? फिक्स्ड होता है बेटे, वो अमाउंट में टोटलिटी में फिक्स्ड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ये हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन अरेंजिंग दी फंड्स या फाइनेंस थ्रू डिबेंचर्स, टेकिंग लोन्स, इशूइंग बॉन्ड्स एक्सेट्रा, मतलब पैसा अरेंज करते हुए आपने पैसा लोन के थ्रू ले लिया, बैंक या डिबेंचर के थ्रू ले लिया, या बॉन्ड्स इशू करके पैसा अरेंज कर लिया, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, क्योंकि वो पैसा अरेंज करने से संबंधित है, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड। बिजनेस को कल चलेगा कैसे? रेंट देना होगा, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी होगी, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें, डेप्रिसिएशन है, ऐसे बिजनेस चलेगा, ये बिजनेस के खर्चे हैं। लेकिन लोन, बिजनेस का खर्चा, वो इंटरेस्ट है लोन पर, वो फाइनेंशियल कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है? बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आवाज आ रही है माइक से या नहीं? अब बढ़ते हैं आगे, अब इनकम स्टेटमेंट को फिर दोबारा देख लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट को फिर दोबारा देखते हैं। अबे माइक में क्या हो गया? चलो, तो इनकम स्टेट, अरे भाई ये कान पे लगवा के मानेगा। अब ठीक है? हाँ, इनकम स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं अब थोड़ा और क्लैरिटी के साथ। अब क्लैरिटी के साथ, ताकि और चीजें क्लियर हों। अब हमने इसकी सारी चीजें लगभग समझ ली हैं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे हम। इसी की मैं कल बात भी करूंगा
एक तीर से दो निशाने। एफएम में इसी की बात करूंगा मैं, इसी से शुरुआत करेंगे हम। तो ये हो गया क्या, पर्टिकुलर्स। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट निकालने के लिए, इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रुक जाओ लिखना मत, रुक जाइए लिखो मत। अबे कहाँ रह गए तुम, काम था, चलो कोई नहीं। देखो ये देखो देखो, छोड़ दो कोई नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूजा, अच्छा। तो देखो इनकम देख लेना, ये वाली क्लास फर्स्ट ग्रुप में भी मिलेगी है। सेल्स वैल्यू 100 यूनिट्स हैं, ध्यान दो भाई, और एक यूनिट कितने की है, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई, 2000 हो गई, ठीक है जी। ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। माइनस करते हैं, ध्यान दीजिए, बाद में नोट डाउन करना। फिर कौन सी कॉस्ट डिडक्ट होगी पहले, पक्का, क्यों, कोई पूछे क्यों ये डिडक्ट करते हैं, फिक्स कॉस्ट पहले क्यों नहीं कर रहे, तो क्या जवाब होगा आपका, कस्टमर की वजह से इनकर्ड होने वाली जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। तो जो कस्टमर की वजह से खर्चा हमारा हो रहा है सेलर के रूप में, तो वो पहले चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो भी जवाब देगा हाँ भाई पहले करेंगे, इसीलिए हम पहले डिडक्ट करते हैं इसको। कितनी यूनिट्स के हिसाब से ये भी इनकर्ड होगी, और मान लेते हैं 12 रुपए, ये क्या बोलेंगे इसको, ओहो मैंने गलत लिख दिया, VCPU, इसको क्या बोलेंगे, अच्छा SPPU। कितना हो गया ये, अब बताइए डिडक्ट करने के बाद क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी कौन सी कॉस्ट रिकवर्ड करनी बाकी है। एक बात और, बिजनेस को चलाएंगे तो कौन सी कॉस्ट आएगी इसमें, बिजनेस को चलाने की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, तो बिजनेस कस्टमर डिमांड कर रहा है तभी बिजनेस को चला रहे हैं, तभी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट अपने आप में कौन सी कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग। इसको लिखने की जरूरत, लिख देते हैं, लिख दूं या रहने दूं, बेटे कुछ नहीं लिखा होगा, वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली क्या मान लेते हैं, ऑपरेटिंग मानते हैं। इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट होती है लिख देना, वीसी मतलब वो कौन सी कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है, अरे बोलो। और हम यहां पर अब बात करते हैं, ये आ गया कंट्रीब्यूशन कितना, ये कैसे निकले निकला, 100 यूनिट्स इनटू में 8 रुपए। 8 रुपए को क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू बोलेंगे, ठीक है ना। गर्दन हिला रहे हैं ऐसे करके 2 बार, हाँ तो बता क्यों नहीं रहे फिर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, गर्दन हिला भी रहे हैं पूरी संजीदगी से, हाँ सही कह रहे हैं सर, माइनस, जबकि बताया मैंने। अब बताओ ये कौन सी वाली है, नहीं वो तो ठीक है, ऑपरेटिंग ये बोलना है, कौन सी वाली है, अच्छा। अब कौन सी फिक्स कॉस्ट माइनस करें, फाइनेंशियल वाली नहीं करेंगे, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये भी कॉस्ट के नजदीक है। फाइनेंशियल वाली कहां डिडक्ट करेंगे, एफएम में है, एफएम में, मतलब अभी जो मैंने बताया इनकम स्टेटमेंट, कहां चली गई, अबे यार इस, भाई रहने दो, इसमें काम मिल ही नहीं रही, अबे कहां चली गई यार, इनकम स्टेटमेंट, हाँ ये रही। इसका मतलब यहां तक हम केवल एमए में करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहां तक बात होगी, इसके बाद एफएम में डील करेंगे। इसके बाद कहां डील करेंगे, एफएम में, समझ गए, इसके बाद कहां डील करेंगे, एफएम में। समझ पा रहे हैं या नहीं, तो इसीलिए अभी कौन सी कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, केवल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका पीरियड, इसका यूनिट से कोई लेना देना है, जल्दी बोलो, इसका यूनिट से कोई लेना देना होता है क्या, नहीं। इसीलिए जैसे ऊपर लिखा मैंने यहां यूनिट्स, यहां यूनिट्स इनटू में, यहां यूनिट्स इनटू में, इसका यूनिट से कोई लेना देना, इसीलिए डायरेक्ट अमाउंट कितना हो गया पीरियड के हिसाब से, फिक्स्ड। क्या है ये भी, और ये वाली भी कौन सी है, मैं यहां भी लिख देता हूं, एक काम करता हूं आपके लिए ना, यहां भी लिख देता हूं,
यहां भी ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, समझना है इंपॉर्टेंट अभी, इसीलिए ऐसे सजा सजा के लिख रहा हूं मैं। ये वेरिएबल कॉस्ट भी कौन सी है और फिक्स कॉस्ट भी कौन सी है ना। अब बताओ अब क्या आएगा ये बताओ पहले तो। 500 रुपए क्या हो गया, कौन से वाला, हाँ यही तो बोलना है यार। सोच रहे पता नहीं कौन से वाला पूछ लिया। भाई जब हमने सेल वैल्यू में, सेल कब कर रहे हैं, जब बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तभी तो सेल होगी। बिजनेस को चला रहे हैं तभी तो प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे, नहीं चलाते तो प्रोडक्ट बनता नहीं, सेल नहीं होती। कोरोना के टाइम में सारी चीजें बंद हो गई थी, तो सेल भी ऑपरेटिंग है। उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट डिडक्ट कर दी, दो तरीके की, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट और, तो बचा क्या, कौन सा, याद रहेगा। तो ये कौन सा प्रॉफिट लिख दूं मैं, कौन सा। यदि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट नजर आए इस चैप्टर में, तो वो कौन सा प्रॉफिट होता है। यदि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में फिक्स कॉस्ट नजर आए, तो वो कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है। इसीलिए मैंने आपको यहां, मैं रुक गया था ना थोड़ा, यहां पर देखो, यहां मैं लिख रहा था क्या, फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख रहा था मैं, लेकिन मैं रुक गया था। मैं क्या, रुक जाओ अभी, पहले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, इससे अच्छा ये करो। समझ में आया या नहीं आया। तो भाई सेल वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे जो ऑपरेटिंग वाली ही होती है, फिर आ जाएगा प्रॉफिट, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाएगा। एक बात बता दीजिए, ये जो प्रॉफिट है कौन सा है, क्या इसमें से इंटरेस्ट हमने डिडक्ट कर दिया, इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया लोन पर, डिबेंचर पर, क्या टैक्स डिडक्ट कर दिया। मतलब ये प्रॉफिट इंटरेस्ट के बाद का है, टैक्स के बाद का है, या इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले का है। तो इसका क्या नाम बोलेंगे, बोलो। ये पहले का है ना, पहले को आफ्टर बोलते हैं, बिफोर बोलते हैं। इंटरेस्ट से पहले का है ना, और टैक्स से पहले का है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर। अबे क्या चक्करों में तुम लग रहे हो, इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसीलिए नाम दिया जाएगा, सॉरी, PBIT, इसको EBIT भी कह सकते हैं, समझ गए। तो बेटे ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है ना, इसका फैंसी नाम क्या है, या ठीक है, फैंसी नाम क्या है इसका, फैंसी फैंसी नाम है EBIT या PBIT। का मतलब अर्निंग्स, अरे प्रॉफिट को ही तो अर्निंग बोलते हैं। तो यहां पर हमारा कितना आ गया, ये इसके आगे की बात हम करते हैं कहां पर, FM में। यहां तक मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में बात बनेगी, इसके आगे की बात कहां के करेंगे, ये नोट डाउन कर लो। अब समझ में आ गया कुछ या नहीं आया, करो नोट डाउन। कर लीजिए नोट डाउन। और आप ये क्लास छूट गई है तो देख लेना, हैं ग्रुप 1 में ही है ये। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये कुछ क्लासें मुझे फर्स्ट ग्रुप में भी करानी होती हैं और सेकंड में भी, तो इसीलिए मैं कुछ क्लासें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जितना पार्ट फर्स्ट ग्रुप में वो फर्स्ट ग्रुप में आपको मिलेगा, वो पढ़ना फिर दोबारा सेकंड में भी पढ़ेगा। तो जब हम क्यों ना एक साथ ही पढ़ लें, एक बात। दूसरी बात, ऐसे ही क्या नाम है, जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, कुछ पार्ट इसका फर्स्ट ग्रुप में है और वही पार्ट फिर सेकंड ग्रुप में और फिर आगे वाला भी है, तो इस वजह से तो ये फर्स्ट ग्रुप में भी मिलेंगे आपको। समझ गए बेटे, जो क्लास देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये दो चैप्टर एक साथ चल गए आपके अब। तो कॉस्टिंग का क्या होगा फर्स्ट ग्रुप का, इस महीने के एंड तक, मतलब अगले हफ्ते तक काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने तो वैसे तो उसको प्रशांत को भी बोला था, है ना, क्या, हाँ तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं,
हाँ तो रिकॉर्डेड देख ले और क्या। उनको भी बता देना, मैं बता ही दूंगा खुद ही। भाई हम तो करा ही रहे हैं, आपकी चॉइस है, आइए आइए, नहीं आइए मत आइए, क्या कह सकते हैं अब। मैं तो अपना टाइम लगा ही रहा हूं ना भाई। चलो यहां तक क्लियर हुआ। खाली फिक्स कॉस्ट लिखी होगी तो आप समझ जाना कौन सी वाली होगी वो। खाली प्रॉफिट लिखा होगा तो समझ जाना वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा। ऑपरेटिंग वर्ड आपका मॉड्यूल यूज नहीं करेगा, लेकिन समझना ऑपरेटिंग ही है, ठीक है या नहीं। और ये जो प्रॉफिट है इसी को क्या नाम दिया जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या नाम दिया जाएगा। अभी जो ये प्रॉफिट निकाला है हमने ऑपरेटिंग, इसमें अभी इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं करा और ना ही टैक्स डिडक्ट करा, तो ये जो प्रॉफिट है ये दोनों से पहले का है, इसीलिए नाम दिया जाएगा इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये समझ में भी आ रहा होगा, तुमने पहले अकाउंट्स में कभी करा होगा ये, तो अब समझ में आ रहा है कि इसको पीबीआईटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट से पहले का और टैक्स से पहले का। एक बात और कि सर मैंने पहले इंटरेस्ट क्यों लिखा, टैक्स क्यों नहीं लिखा, ये भी मैं इसका भी जवाब दूंगा मैं। आप कह रहे हो कि सर इंटरेस्ट, मान लेते हैं कह रहे हैं आप इंटरेस्ट क्यों लिखा पहले आपने, आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, है ना। ये इसका भी जवाब दूंगा मैं कल एफएम में, यहां जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो इस बात का आप ध्यान रखना। एक और बात, ये जो कंट्रीब्यूशन आया है 800, ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो बस आप। जो 800 रुपए आया है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, बस बात खत्म। 800 रुपए का जो प्रॉफिट आया है ये परसेंटेज में बता दो कि ये 30% है, 40 है, 50 है, 60 है, 1000 है, कितना है वो बता दो। 800 रुपए को परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करके बताओ, थोड़ा 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 सोच कर। परसेंटेज के लिए पहले, हाँ तुम भी बताओ भाई, परसेंटेज में बताओ। एक तो समझ नहीं आ रहा कि कैलकुलेटर पे क्या टाइप करूं, क्या ऊपर लिखूं क्या नीचे लिखूं और किससे मल्टीप्लाई करूं, सोचो सोचो। ये 800 रुपए जो देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन के नाम पर, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। कैसे आया 40 है, गुस्सा कर रहे हो नहीं, अरे मुझे वैसे ही बता दो यार। हाँ 100, आप बताइए, ये तो 40-40 बता रहे हैं, आपका क्या पता कुछ और हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं किसको ऊपर रखूं किसको नीचे रखूं, किसको 100 से मल्टीप्लाई करूं। इनकम स्टेटमेंट में जरा थोड़ा ध्यान दे लो। रिकॉर्डिंग वाले भी बच्चे बताइए, जो 80-800 रुपए है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपने आप से सवाल पूछो, थोड़ी देर में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। क्यों 50 क्यों नहीं, 40 ही क्यों, क्योंकि बेटे हर चीज किस पे डिपेंड करती है। मैं यहाँ जो ये मेरा फैन चल रहा है छोटा सा, उधर फैन, ये फैन चल रहे हैं सब, उधर एसी चल रहा है, सब चल रहा है, ये प्रोजेक्टर है, ये सब पानी जानी सब किसकी वजह से है, किसकी किसके लिए, मेरे लिए, कस्टमर के लिए। कस्टमर कौन है, हम, आप स्टूडेंट्स हमारे कस्टमर हैं, भगवान है आप हमारे, नहीं समझे। तो सारी चीजें किसके लिए, आपके लिए, ताकि आप खुश रहें और खुश हो जाएं और हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करके दें। तो खर्चे तभी तो कर रहे हैं हम, हमें उम्मीद है कि सेल होगी नहीं तो फिर खर्चे करेंगे क्या, इसका मतलब फिर खर्चे नहीं करेंगे। इसका मतलब हर चीज किस पे डिपेंड करेगी, हर चीज किस पे डिपेंड करेगी, मतलब इनकम स्टेटमेंट में बता दो हर चीज किस पे डिपेंड करेगी। अबे इनकम स्टेटमेंट कहां है कस्टमर इसमें, हाँ कस्टमर मतलब सेल, हर चीज किस पे डिपेंड करेगी भाई, तभी तो तुमने बता दिया मेरे बिना पूछे हुए इस पे डिपेंड करेगी। ये भी किस पे डिपेंड करेगी, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो डिपेंड सेल पे नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और ये कितना आ गया, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सेल वैल्यू को हमेशा कितना मानना पड़ेगा, 100%। ठीक है, तो उसके दो पार्ट हो गए। वेरिएबल कॉस्ट कितना, इसको कॉस्ट बोलेंगे या रेशो बोल दें अब, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो, 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 इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है,
तो इसको क्या बोलेंगे? 40 को? अबे यार, है? हाँ तो कंट्रीब्यूशन रेशो बोल दो ना तुम। मैं इसलिए तो बता, तुम सोचते हो पता नहीं सर कैसे कर रहे हैं। मैं अभी नाम मैंने बार बार बोला, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो मैंने कहा ये क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो ये क्या है? फिर मैंने यहाँ करा, फिर भी नहीं बता रहे हैं। तो अब बता दो ना यार, कंट्रीब्यूशन रेशो। इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसी को क्या नाम दिया जाता है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। क्या नाम है इसका? कंट्रीब्यूशन रेशो भी कह सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है लोग। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू। अरे बोलो ना यार, नाम एक और है इसका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100। ऐसे तो निकाला 40%, 800 अपॉन में 2000 इनटू 100। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देंगे ना। 800 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो उसी को नाम दिया जाएगा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। समझ गए कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन अपन में सेल्स रेशो इनटू 100 है ना। सेल्स रेशो कहां से आ गया? सेल वैल्यू। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में, कंट्रीब्यूशन अपॉन में इनटू, क्या यही तरीका है कि 800 अपॉन में 2000 इंटू 100 करेंगे तब भी 40% आएगा? दूसरा देखो, 8 रुपए को 12 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 करेंगे तब भी 40 आएगा। एक तरीका क्या है? 100% जो सेल वैल्यू उसमें से वेरिएबल कॉस्ट रेशो माइनस कर देंगे तब भी 40 आएगा। 3 तरीके बता दिए। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100 है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, 100% सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 40%। कितने तरीके हो गए? अब कौन सा था ये? पहला, दूसरा, तीसरा। ये पॉइंट नंबर कौन सा है? 4th है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पीवीआर। ठीक है, सिनेमा की बात नहीं है। इसका एक और नाम क्या है? बोलो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। सही बात है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए जुबान पर इतनी जल्दी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगा। इट shows it shows a relationship between sales value and, बोलो एक सेकेंड, it shows a relationship between contribution and नहीं, contribution to, it shows a relationship between contribution to sales value। टू की जगह आप एंड लिख लो, ज्यादा सही रहेगा जो ये कह रहे थे। तो इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स वैल्यू। क्या शो करता है ये? क्या नाम है इसका दूसरा पीवीआर का? बता मत देना। हाँ बताइए। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है? एंड सेल्स वैल्यू। ठीक है, जितना ज्यादा होगा ये अच्छा होगा, कम होगा उतना अच्छा होगा। हायर दी पीवी रेशियो कॉमा हायर दी चांसेस, हायर दी प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे लिखिए, चांसेस वांसेस मत लिखिए। इसका मतलब जितना ज्यादा पीवीआर होगा उतना ही हायर दी पीवी रेशियो, हायर दी प्रॉफिटेबिलिटी, हायर दी प्रॉफिटेबिलिटी। बोलो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? पीवी रेशियो इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। टोटल वर्ड जरूर लगाना, अपॉन में सेल्स वैल्यू, वैल्यू है तो टोटल है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में बोलो
सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, ये पर यूनिट के हिसाब से है। एक ही आप कैसे भी निकाल लो बात। एक और बताओ तरीका क्या है इसका। हाँ सही बात है, मतलब 100% सेल वैल्यू होती है हमेशा, उसमें से क्या डिडक्ट कर दें, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलता है, अपॉन में इनटू 100। इसका एक और तरीका क्या है, VCPU अपॉन में SPPU इनटू 100। ठीक है, ऐसे लिखते रहिए। इसका एक और तरीका क्या है, आ सकता है ना काम, 100% में से क्या डिडक्ट कर दें। चलो आया मजा, आज इतना ही रहने देते हैं, रिवाइज करके लाना बस। और आप रिवाइज मतलब कैसे, वो लिख लोगे तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, लिख लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एनालिसिस जरूर करना, रिवीजन करना है विद एनालिसिस, थोड़ा डिटेल में पढ़ना। जो डाउट आता है बताना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज क्या है, थर्सडे। अब हम मिलेंगे कब, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को, सैटरडे को ऑफ है, सैटरडे ऑफ है बेटे, इलेक्शन की वजह से। ओके, कल इलेक्शन है, मतलब सैटरडे को इलेक्शन है, और आप इलेक्शन, यदि आपकी वोट है तो बेटे वोट कास्ट करके जरूर आना। क्या हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल हमारी 9 o'clock क्लास होगी, 3 क्लास मेरी होंगी, 1 लॉ की क्लास होगी कल। रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर लेना, टाइम नहीं है बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए, और ना ही, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना।